तो जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल में आपका स्कोर रहा 118, तो आप कुछ सब्जेक्ट वाइज बताइए। सर मेरा तो रीजनिंग में पूरे मार्क्स थे 35। ओके और मैथमेटिक्स में भी 35 थे। ओके। और आपका जो जीएस हुआ उसमें मेरी 43 क्वेश्चन सही हुई थी और नॉर्मलाइजेशन के बाद 118 हो गए। मतलब 110 आपका रॉ स्कोर marks था था। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका था 118। 118। जैसे सीजीडी में भी इनका 171 स्कोर रहा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, वहां पर आपका रॉ स्कोर था 157.75। एक क्वेश्चन गलत हुआ था बस आपका। एरिया कैसे समझा सकते हैं हम, एरिया कितना है घर का? ये जो लाइट है बस इतनी बड़ी है, इस लाइट से इधर वाला हाँ, एरिया, बस। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 15 बाई 15 का घर होगा। बस इतनी है। मैं रात को जैसे पढ़ाई करता हूँ, मैं रात से बता रहा हूँ 10 बजे से पढ़ने बैठता हूँ तो 6 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। मुझे सिर्फ पासिंग होना था, डिग्री चाहिए था कि मैं एग्जाम के लिए बैठ पाऊँ, यूपीएससी देने के लिए मैं बैठ पाऊँ, तो उसमें मैं वैसे ही पास हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ड्रीम यूपीएससी है। रात सोने के लिए रात में क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो वो सपोर्ट मिलता है? अब मम्मी बोलती है कि ध्यान रखना खुद पे भी, पर मम्मी को भी तो पता है कि अभी सिचुएशन कैसा है, वो भी तो देखती है कि इतना जगह में हो नहीं रहा है। 12th में आप पेंडेमिक के भरोसे एग्जाम ही नहीं दिया, तो वहाँ पे आपको भी नहीं पता कि भी आपकी परफॉर्मेंस क्या आती है क्या नहीं आती। तो 2021 से ऐसा क्या मतलब मोटिवेशन क्या मिला था कि ऐसे प्रॉपर एक शेड्यूल आप 5 साल से फॉलो कर रहे हैं? मुझे वो खराब लगी। मैंने एयरफोर्स का एग्जाम पे निकाला, 49 मार्क्स आए थे 50 में, तो फिर मैंने उसे ड्रॉप कर दिया और उसके साथ मैं यूपीएससी की तैयारी में लगा। पावर थे कि 21 सन जब मैं इतना मेहनत कर लिया तो 2-3 सन करने में और क्या दिक्कत। भाई वाह, कमाल कमाल, सैल्यूट है पिताजी को, हम सब पूरी टीम की तरफ से सैल्यूट है। तो हम ये उम्मीद करेंगे सीजीएल में भी आप ऐसे ही टॉपर बने, रैंक 1 आपका आए उधर भी। अच्छा, बच्चे देखेंगे कहेंगे कि यार एवरेज इनकम है, तो कैमरे में ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हारी टी शर्ट चमकदार सी है, इस पर बर्बरी लिखा हुआ है? कहाँ पे? नहीं तो ये लोकल टीचर था। लोकल बर्बरी है। तो ये कितने रुपए की मिलती है उधर? 250। मैं जिन लोगों को जागरूक कर सकते हैं उनको जागरूक करिए। जैसे मैंने देखा कि लास्ट टाइम पे शायद आपने कुछ टाइम पहले कोचिंग सेंटर भी ओपन किया, आते हैं बच्चे पढ़ने? कितने बच्चे आते हैं? अभी तो न्यू ओपन हुआ है तो 40+ बच्चे। अरे वाह वाह। आपकी सर जीएस लीडी की भी बुक बहुत मददगार रही। ओके। फिर आपकी भी, मैं आपको जानता पहले नहीं था, फिर सब कोई मेरे वहाँ पे आर्ज अपने सब कोई आपकी यहीं का बेस खरीदा है, तो सब कोई अंकित सर से ज़्यादा नवीन सर के वहाँ पे फैन है। सब कोई बोलते नवीन सर, तो मैंने बोला नवीन सर है कौन? तो शिवम भाई, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे आजकल रील्स देखते हैं, तुम नहीं देखते इंस्टाग्राम पर रील्स? देखता हूँ, पर उसका भी था। देखिए, ऐसा ना हो कि दिन भर पढ़ाई करता रहूँ, दिमाग में थोड़ी सी शरारतें या एंजॉय ना हो। प्यारे साथियों नमस्कार, आज हम आपको मिलवाते हैं अपने छात्र शिवम चौधरी से। और शिवम चौधरी भाई को सारे लोग जानते हैं कि अभी लास्ट टाइम एसएससी जीडी में इनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था और इनका स्कोर वहां पर रहा था 171.27 आउट ऑफ 160 और पूरे देश में पहला स्थान इनका था। और आज मिलवाने का उद्देश्य इनसे ये है कि इस बार का जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का अभी स्कोर आया है उसमें इनका स्कोर है 118 स्कोर है आउट ऑफ 120 और इनसे ज़्यादा स्कोर किसी का नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्कोर इन्हीं का है। तो इनसे बातें करेंगे और एकदम खुल के बातें करेंगे, कैसे ये पढ़ाई करते हैं, अपनी कौन कौन से ऐसे स्ट्रगल हैं इनकी पढ़ाई के दौरान आते हैं और इतना मतलब लगातार 2 एग्जाम्स में एक इतना बेहतरीन स्कोर ये कैसे उसको अचीव करते हैं, ताकि आप सब लोगों को भी वो राह दिख सके, वो रास्ता आपको भी दिख सके कि आपको भी किस तरह की मेहनत करनी है। तो आप सारे छात्रों के लिए ये हमारा पॉडकास्ट समर्पित रहेगा और साथ में ये समर्पित रहेगा आपका शिवम चौधरी भाई की मेहनत के लिए। तो शिवम भाई, पहले बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौधरी। सर मैं आपका पश्चिम बंगाल के कोलकाता के नॉर्थ 24 परगना, उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। वहाँ का फेमस एरिया है भाटपारा, जगद्दल भाटपारा। हाँ, भाटपारा का रहने वाला हूँ। तो घर में कौन कौन है? घर में पापा है, मम्मी है और भाई है, बहन है, फिर और मैं हूँ। पापा जी क्या करते हैं? ऑटो ड्राइवर है, जो ऑटो होती है ना वही ड्राइवर। 3 व्हीलर? हाँ, 3 व्हीलर। उधर कैसा चलता है? हमारे इधर तो येलो वाला ऑटो चलता है। नहीं, वहाँ पे 2 ऑटो चलता है, एक आपका गैस से चलता है, सीएनजी गैस। अच्छा। और एक बैटरी से चलता है, तो जो बैटरी वाली होती है वो पापा चलाते हैं। तो अपना बैटरी वाला ई रिक्शा? हाँ, ई रिक्शा चलाते हैं वो। तो दिन में वहीं आसपास ही चलाते हैं, नियर बाई? आसपास। तो शाम को घर आ जाते होंगे। और मदर? मम्मी घर पे रहती है। मम्मी गृहिणी है। तो फिर तो हम ये कह सकते हैं भी चैलेंजेस हैं इसमें। तो मैं ये चाहूँगा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा सवाल ना करूँ और आप खुल के बता पाएँ, तो मैं आपको बस बता दूंगा कि हम किन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल में आपका स्कोर रहा 118, तो आप कुछ सब्जेक्ट वाइज बताइए कि सब्जेक्ट वाइज मतलब ऐसा होता है 35 और 50, तो इसमें मतलब क्या क्या आपका स्कोर रहा? सर मेरा तो रीजनिंग में पूरे मार्क्स थे 35। ओके। और मैथमेटिक्स में भी 35 थे। ओके। और आपका जो जीएस हुआ उसमें मेरी 43 क्वेश्चन सही हुई थी। ओके। तो हुए थे 113 मार्क्स। ओके। ठीक है, 60 क्वेश्चन गलत थी तो 110 हुए थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद 118 हो गए। मतलब 110 आपका रॉ स्कोर था और नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका था 118। तो मतलब अभी जैसे हमने अभी रिपीट भी किया था कि एसएससी जीडी में भी इनका 171 स्कोर रहा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, वहां पर आपका रॉ स्कोर था 157.75। एक क्वेश्चन गलत हुआ था बस आपका। तो मैं ये चाहूंगा जो ये हमारे साथी छात्र देख रहे हैं,
तो आप इन्हें बताइए कि मतलब इतना स्कोर आप कैसे अचीव कर लेते हो, क्या पढ़ाई करते हो? मतलब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा, कितने घंटे पढ़ते हो दिन में? सर हमारी सोसाइटी ऐसी है कि दिन में पढ़ने का एकदम मौका नहीं मिलता, क्योंकि बाहर के आवाज़ वगैरह से पढ़ने का मौका नहीं मिलता। ओके। जैसे पढ़ने में तो थोड़ी दिक्कतें आती है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें जैसे हुआ कि घर के बगल में ही रोड है, तो गाड़ी की आवाज़ हुई, जितनी भी गाड़ी, बड़े गाड़ी चल रहे, छोटे गाड़ी। बिजी रोड है वो? हाँ, बिजी रोड है, ओके। कंजक्टेड एरिया है। हाँ। और उसके साथ हुआ फिर कोई प्रोग्राम हो जाता है, कोई का बर्थडे हुआ, शादी हुआ, तो डीजे वगैरह बजती है। ओके। पूजा हुआ, डीजे वगैरह बजती रहती है। और छोटी सी घर है, मतलब इतनी बड़ी घर है, यहाँ हाँ। से इतनी बड़ी। तो उसमें क्या होता है कि मतलब एरिया कैसे समझा सकते हैं हम, एरिया कितना है घर का? ये जो लाइट है बस हाँ। इतनी बड़ी है। इस लाइट से इधर वाला हाँ, एरिया? बस तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 15 बाई 15 का घर होगा। बस इतनी है। उस 15 बाई 15 के में आपका किचन भी है, हाँ, सब वही है। वॉशरूम भी है, रहने का भी उसी में है। ओके। तो होता क्या है कि जैसे भाई है, बहन है, तो बहन तो बड़ी हो रही है, तो घर छोड़ के बाहर तो जाएगी नहीं, घर ही में उसको रहना होगा। भाई है, तो दोपहर में, दिन में पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो दिन में क्या करते हो फिर तुम? दिन में जैसे जो काम हुआ, जो घर का काम हुआ, या कुछ भी जो पर्सनल काम हुई, जैसे बताओ ना, मतलब क्या क्या काम? जैसे सुबह मैं रात को जैसे पढ़ाई करता हूँ, मैं रात से बता रहा हूँ, 10 बजे से पढ़ने बैठता हूँ, तो 6 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक? 8 घंटे। ओके। कभी कभी ये ज़्यादा अगर प्रेशर रहता है तो वो 6 से 8 भी हो जाता है, मतलब 10 से 10 घंटे भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद 6 बजे से मैं मुँह हाथ धोकर, अगर ऐसा होता है कि भाई ग्राउंड जाता है तो अगर फ़ोन कर दिया हमको तो उसके साथ मैं ग्राउंड चल जाऊँगा। ठीक है, अगर फ़ोन नहीं आता, ग्राउंड पे क्या करते हैं हम? ग्राउंड जाते हैं तो ये लोग, इन्होंने एक एकेडमी ओपन किया, बेरोजगार फाइटर एकेडमी। ओके। ठीक है, तो ये बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं। फिर से बताइए एक बार, क्या नाम है? बेरोजगार फाइटर एकेडमी। बेरोजगार फाइटर एकेडमी। ओके ओके। तो इसमें बच्चों को ट्रेन करते हैं, एकदम बिल्कुल फ्री ट्रेन करते हैं। तो मैं जाता हूँ तो वहाँ पे जो बच्चे हैं जो शिक्षा की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं कि भैया कैसे कोई एग्जाम निकालने, क्या करना होगा, तो थोड़ा उन लोगों को गाइडलाइन कर देता हूँ। फिर हमारे वहाँ पे आर्मी BSF में बहुत से लड़के हैं, दोस्त बहुत हैं, तो वे लोग आते हैं तो उन लोगों के साथ थोड़ा शहर वॉकिंग वगैरह हो जाता है। फिर उसके बाद घर आता हूँ, तो घर आकर जो नाश्ता होता है करके सो जाता हूँ। 8 बजे से, 8 या 8:30 बजे से 4 घंटा, 12-1 बजे तक सो जाता हूँ। फिर 1 बजे उठूँगा, खाना वाना खाऊंगा, नहाऊंगा 2, 2:30, 3 बजे की। ठीक है, उसके बाद फुटबॉल खेलने की थोड़ी शौक है। ओके। फुटबॉल खेलने थोड़ी जाते हो। उधर वेस्ट बंगाल में फुटबॉल का क्रेज भी है बहुत। हाँ, क्रेज भी है। तो 5-6 बजे तक वहीं पे खेल हो जाता है। फिर घर आऊँगा, घर की अगर कुछ काम होती है, घर की काम, प्रेस वगैरह होकर दोस्तों के साथ थोड़ी बातें, मतलब जो मेरी पर्सनल है, जैसे इंजॉयबल जो होता है। अच्छा, दोस्तों में मतलब सिर्फ दोस्तों से बात या सहेली से भी बात होती है? नहीं, सिर्फ दोस्त, यही सहेली नहीं है कोई? यही लोग के साथ ही मैं दिन भर रहता हूँ। सही बोल रहे हैं ये? हाँ। ये कैमरे के पीछे के दोस्त बैठे हुए हैं तो हम उनसे वेरीफाई भी कर रहे हैं। हाँ, विशाल यादव। दोस्ती की कसम खाओ, ऐसा ही है? चलो ठीक है। तो इन लोग के साथ ही मैं ज़्यादा टाइम मतलब स्पेंड करता हूँ। फिर अगर वहाँ पे 9 बजेंगे तो पापा खाना खा कर आया तो पापा आके देखेंगे पहले इनके घर के पास कि शिवम है कि नहीं। अगर वहाँ पे रहते हैं तो इनको बोलेंगे कि विशाल इसको घर छोड़ देना टाइम से, तो ये मुझे घर ड्रॉप कर देता है, पास ही में घर है। थोड़ा अंधेरा रहता है ना उधर, तो थोड़ा डरावना लगता है। तो भाई डरावना क्यों, मतलब लाइट्स वगैरह नहीं है? बहुत अंधेरा है उस रात के समय। जिस तरफ मैं मतलब एक दोस्त के घर पे सोने जाता हूँ, क्योंकि अपने घर में होती नहीं है, तो दोस्त के घर पे सोता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ी अंधेरा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए आप, आपने शेड्यूल बताया अपना, और शेड्यूल ये कितने टाइम से आप इसको फॉलो कर रहे हैं शेड्यूल को? मैं 2N क्लास पास किया था तभी से, 2021 से। 2021 से आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, रात में पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात सोचने की है, आप कह रहे हैं कि आप कहीं और सोते हैं, कहीं और सोने जाते हैं, तो अभी सोना भी दोस्त के यहाँ कितने सालों से शुरू किया, किसी और के यहाँ? पहले तो मैं इसी के घर पे सोता था 2021 से। और उससे पहले? उससे पहले अपने ही घर में। उससे पहले तो मैं 2N क्लास में था, तो इतनी तैयारी, मतलब इस सब पे फोकस ही नहीं थी। अच्छा, 12th में कैसे स्टूडेंट थे आप? 12th में मेरी 10 में मेरी 71% आई थी। उसके बाद मैंने प्योर साइंस लिया। ओके। तो उसमें मेरी सही बताऊँ तो कोरोना के वजह से पास हो गया। अच्छा, पढ़ाई नहीं की थी? नहीं, पढ़ाई की थी लेकिन एग्जाम नहीं हुआ हम लोग का। ओके ओके, हाँ, 12th का एग्जाम नहीं हुआ था पैंडेमिक के टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने आपके 2N के बाद मैंने कॉमर्स लिया, साइंस छोड़ के कॉमर्स लिया, क्योंकि साइंस लेकर फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में इतना अच्छा इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ा था। कॉमर्स इसलिए लिया कि कॉमर्स का अटैच थोड़ा मैथमेटिक्स, थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का है, तो इससे ये बेनिफिट होता था कि एग्जाम के 1 महीना पहले भी मैं थोड़ा पढ़ता था, क्योंकि वहाँ पे मुझे परसेंटेज लाने की जरूरत नहीं थी, फर्स्ट नहीं आया, मुझे सिर्फ पासिंग होना था, डिग्री चाहिए था कि मैं एग्जाम के लिए बैठ पाऊँ, स्पेशली देने के लिए मैं बैठ पाऊँ। तो उसमें मैं वैसे ही पास हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ड्रीम UPSC है, और जैसे कि इतनी जटिलताएं हैं, आप बताते हो कि भाई रस एरिया है, आप रात को पढ़ते हैं, तो मतलब घर में ऐसा नहीं होता कि कोई ये बोलता होगा कि उल्टा उल्टा काम क्यों कर रहे हो? नहीं, रात सोने के लिए रात में क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो वो सपोर्ट मिलता है? अब मम्मी बोलती है कि ध्यान रखना खुद पे भी, पर मम्मी को भी तो पता है कि अभी सिचुएशन कैसा है, वो भी तो देखती है कि
इतना जगह में हो नहीं रहा है। तो 10 बजे तक सब सो जाते होंगे? हाँ 10 बजे तक तो उस टाइम पे तुम्हारी पढ़ाई शुरू होती है, तो लाइट वगैरह ऑन करते होगे? हाँ लाइट उसमें तो बाकी सबको सोने में दिक्कत नहीं होती? वो तो मैं दोस्त के घर पे रहता हूँ, क्योंकि अपनी फैमिली सो जाती है तो दोस्त के घर पे आप रात को, हाँ आपने बताया आप दोस्त के घर जाते वहीं पे हो, पढ़ता हूँ। तो उनकी तो क्या है दोस्त कि कौन है दोस्त जिनके घर आप जाते हैं, उनका नाम लीजिए। प्रेम महतो, कमलेश महतो। प्रेम महतो और कमलेश महतो दोनों भाई हैं क्या? हाँ दोनों भाई है। अच्छा, उनकी फैमिली उनकी सपोर्ट करती फैमिली है? गाँव पे रहती है। ओके। और वो लोग के 4 कमरे हैं, तो एक छोटी सी बहन रहती है, तो वो एक कमरे में छोटी सी बहन है भाई, और एक कमरे छोटी सी में बहन मतलब उनकी बहन है। अच्छा अच्छा, जैसे कितनी एज होगी उनकी? 15 होगी। हाँ मतलब वो भी वहीं पर पढ़ाई करती हाँ है? पढ़ाई भी करती है, थोड़ी बहुत काम वगैरह भी कर देती है। तो वो 15 साल की है, तो वो वहीं पे पढ़ती है और वहीं पे सो जाती है। तो महतो जी आपके साथ स्कूल में पढ़ते थे? कौन? महतो जी जिनके घर आप जाते हैं? जो प्रेम महतो है वो हमसे बहुत सीनियर है, और जो कमलेश महतो है वो हमसे 3 इयर्स जूनियर है। मतलब एक घर के पास रहता है, एक दोस्ती टाइप का हो जाता है। फिर उन लोग की जीडी की एग्जाम थी तो मैंने बहुत हेल्प की। ओके। पहले मैं भाई के पास सोता था उनके घर, पर उनका घर क्या था कि ठंड के टाइम में ठीक था, आदमी सो जाता था, गर्मी के टाइम में थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। तो फिर मैं बोला कि नहीं, हाँ मेरे वजह से आप लोगों को भी दिक्कत होगा तो सही नहीं है, तो मैं चेंज कर लिया। ओके, तो वो लोग मतलब बहुत सपोर्टिव हैं। सपोर्ट करते हैं। तो ये तो बहुत कमाल बात है कि हमारे हिस्से में बहुत कम लोग आते हैं जो मतलब घर से कई बार सपोर्ट मिलता है, लेकिन एक आउटर सपोर्ट मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो भी आपके ड्रीम को अपना ड्रीम समझते हैं। ऐसे लोग वो ये समझते हैं कि यार ये बंदा कामयाब होगा तो हमको खुशी होगी, और अभी उसमें मतलब अपनी कामयाबी ढूंढते हैं और खुद को कामयाब हम मानते हैं। तो बहुत हम भी थैंकफुल हैं ऐसे लोगों के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि आप सपोर्टिव रहिए, कि आपके परिवेश में, आपके आसपास नज़दीक में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, बहुत सारा संघर्ष होता है जिसके चलते वो अचीव नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो आप हमेशा सपोर्टिव बनिए। अच्छा, अभी एक बात बताइए कि मतलब आप 3 भाई बहन हैं, जो आपके भाई हैं वो छोटे हैं, आपसे छोटे हैं, वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी 10 के एग्जाम देंगे। 10th के एग्जाम देंगे। और जो बहन है? बहन आपकी 6 में है। 6th क्लास में, तो वो दोनों की स्कूलिंग चल रही होगी। हाँ। कितनी फीस जाती है उनकी दोनों की? गवर्नमेंट स्कूल है तो स्कूल की फीस नहीं जाती है। ओके। ईयरली आपको 500 या 1000 रुपया पे करनी पड़ती है 1 ईयर की। ओके। और जो ट्यूशन होती है, तो भाई की 2 ट्यूशन है, तो भाई की 1000 रुपीज़ एक ट्यूशन का? नहीं, दोनों का मिला के 500 1000 रुपये। हाँ, और बहन की एक ट्यूशन है तो उसकी 500, और बहन वो डांस ड्राइंग की शौक है थोड़ी, तो वो क्लास डांस करती है, जो बच्चों की डांस। अच्छा, डांस क्लास है। और ड्राइंग बनाना उसको थोड़ी पसंद है। और अब ये बताइए, पापा जी की जो इनकम है वो मतलब अप्रोक्स, जैसे हमें एक आइडिया होता है, मतलब हमारे घर में कोई इनकम आ रहा है तो हमको एक आइडिया होता है कि यार 10,000 एक एवरेज है, तो जो पिताजी हैं उनकी इनकम कितनी हो जाती है ई रिक्शा से? एक तो इनकम एवरेज के हिसाब से देखिएगा तो 11 से 12,000 महीने की है एवरेज। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वहाँ पे कि जैसे जो लोग को जो पढ़ाई करते हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे कि 200 रुपये में आपको 12 घंटे ई रिक्शा भाड़ा पे दिए जाते हैं। 200 रुपये आप उसे पे करोगे तो आपको ई रिक्शा 12 घंटा आपको भाड़ा पे देंगे। तो वैसे करके वहाँ पे ई रिक्शा की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो अपना जो ई रिक्शा है, अपना ई रिक्शा या भाड़े वाला है? अपना है। तो वहाँ पे ई रिक्शा की कंपटीशन ज़्यादा हो जाती है। तो कभी कभी होता है कि 1 डे की इनकम 1000 रुपये तक भी चल जाती है, और कभी कभी 250-300 भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है, मतलब ऑन एंड एवरेज हम कह सकते हैं 10 to 15,000। तो ये तो सारे पैसे खर्च हो जाते होंगे फिर। और जैसे कोई कभी बीमार हो गया तो उसी में सर सेविंग करके चलानी पड़ती है। हाँ, बाकी रिलेटिव्स हैं जो हेल्प करते हैं? मासी थोड़ी सी हेल्प करती है। ओके। मौसी पास में ही रहती हैं? तो मतलब ये बताइए मुझे कि आप कह रहे थे कि भाई कोरोना टाइम पे, मतलब 10th में भी हमने देखा, जैसे तो हम ये कह सकते हैं 10th में आपका जो CGPA है वो एवरेज CGPA है। 12th में आप पेंडेमिक के भरोसे एग्जाम ही नहीं दिया, तो वहाँ पे आपको भी नहीं पता कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या आती है क्या नहीं आती। तो 2021 से ऐसा क्या मतलब मोटिवेशन क्या मिला था कि ऐसे प्रॉपर एक शेड्यूल आप 5 साल से फॉलो कर रहे हैं, लगभग हम 4 से 5 साल इसको बोल सकते हैं, तो ऐसा मतलब क्या किक क्या आया था? हुआ क्या था सर कि जैसे लॉकडाउन का टाइम था, तो हमारे बाजू में एक भैया रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करेगा। 12 में 75% तो आ गए हैं, करेगा क्या? तो मैं ऐसे ही बोला कि IAS IPS के बारे में कुछ जानता नहीं था, तो मैं जस्ट उनको बोला कि IAS बनूंगा। तो वो बोले कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे कोलकाता से कोई बना नहीं है, आप क्या बनोगे? अच्छा, कोलकाता से कोई IAS नहीं है? उन्होंने कहा। अच्छा, कोलकाता से नहीं, आपके जो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट हुए, बीरभूम से, उधर से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आप क्या बनोगे, तो थोड़ी सी खराब लगी। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स का आप एग्जाम दो, इतनी अच्छी हाइट है, फुटबॉल खेलते हो, पढ़ने में भी अच्छे हो, एग्जाम हो जाएगा। तो मुझे वो खराब लगी। मैंने एयरफोर्स का एग्जाम भी निकाला, 49 मार्क्स आए थे 50 में। तो फिर मैंने उसे ड्रॉप कर दिया और उसके साथ मैं UPSC की तैयारी में लग गया। जी, बहुत अच्छा हुआ। तो अभी बात सर आत्मसम्मान पे आ गया था। तो अच्छा ये बताओ मुझे कि अभी जैसे आप लोग के सिलेक्शन हो रहे हैं, घर की स्थिति ये कहें तो मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस एकदम हम कह सकते हैं निम्न वर्ग कह सकते हैं, और मतलब घर से प्रेशर नहीं आता कि भाई इसको ज्वाइन करिए? प्रेशर आता है सर, तो पर एक भरोसा भी होता है, मम्मी पापा का भरोसा है। क्या क्या बोलते हैं? पापा पहले बोलते हैं कि आया है करेगा,
फिर बोलते हैं कि तुम्हारा ऊपर है, तुमको जो अच्छा लगे वो करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ में कि उनके अंदर क्या होता है कि योग्यताएं बहुत होती हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कई बार फैमिली प्रेशर या फिर मतलब घर की ज़रूरतों की वजह से भी कई बार सरेंडर करना पड़ता है, और जो स्पार्क हमारे अंदर है कुछ बेहतर करने का, वो दब जाता है। तो मतलब ऐसा कोई प्रेशर आपके ऊपर पापा नहीं बोलते है? हैं कि जब जैसे मेरा 20 ईयर्स एज हो रहा है, तो पापा बोलते हैं कि 21 साल जब मैं इतना मेहनत कर लिया तो 2-3 साल करने में और क्या दिक्कत है। भाई वाह, कमाल कमाल, सैल्यूट है पिताजी को, हम सब पूरी टीम की तरफ से सैल्यूट है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती ना, कभी ऐसा मेरे सामने माहौल बनता है कि पैसों की कमी हो रही है, जो भी होता है आपस में ही एडजस्ट कर ओके, लेते फिर भी मतलब अभी आप एसएससी के एग्जाम्स हैं जैसे, हैं। सीजीएल है। तो सीजीएल देंगे आप? हाँ 26 को है एग्जाम। 26 को आपका एग्जाम है। कहाँ सेंटर गया है? वहीं पे कोलकाता। कोलकाता पास में ही दिया, दूर नहीं दिया आपका नहीं, दूर सेंटर? नहीं दिया। हाँ, तो बहुत से बच्चे परेशान है ना, दूर सेंटर की वजह से होते हैं। चलिए, तो सीजीएल में अगर आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है, डेस्क जॉब मिल जाती है, वहाँ पढ़ भी सकते हैं, सीजीएल तो ज्वाइन करेंगे ना? जी सर। तो हम ये उम्मीद करेंगे सीजीएल में भी आप ऐसे ही टॉपर बने, रैंक 1 आपका आए उधर भी, और आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल हो। बाकी मैं चाहूँगा कि आप कुछ मैसेज ऐसा दें बच्चों को। अच्छा, बच्चे देखेंगे कहेंगे कि यार एवरेज इनकम है, तो कैमरे में ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हारी टी शर्ट चमकदार सी है, इस पर बर्बरी लिखा हुआ है? कहाँ पे हाँ। नहीं तो ये लोकल टी शर्ट है। लोकल बर्बरी है। तो ये कितने रुपए की मिलती है उधर? 250। 250 रुपए की लोकल मार्केट में? हाँ ओके, वहाँ बच्चों का हालात क्या है? वही यहाँ वहाँ पे जैसे हम लोग का वहाँ पे जो जूट मिल ज़्यादा है, जूट मिल, तो 10 तारीख और 25 तारीख को 15 दिन की हाफ मंथली इनकम आती है। तो 10 तारीख को इनकम आई तो 10 तारीख की एक बाजार लगेगी, एक 25 तारीख की बाजार लगेगी। लोगों के पास पैसा आने वाला है, हाँ, बाजार लगेगा इस बाजार दिन। लगेगी। उसमें क्या होता है कि जैसे रोड के किनारे में लोग सामान बेचते हैं, तो उसमें 100 रुपीज़ 150 रुपये में भी अच्छे अच्छे टी शर्ट वगैरह मिल जाते हैं। ओके, 300-400 में जूते भी मिल जाते हैं। पैठ बोलते हैं, हमारे यहाँ तो पैठ बोलते हैं उसको, पैठ हाँ। लगेगी। हाँ या आप वही दिन वही के वही। नाम से बाजार भी हाँ। बोलते हैं, जैसे बुध को लगता है तो बुधवार हाँ बाजार। हाँ वैसे ही टाइप का है। हाँ, ऐसा लगता है हाँ, कुछ तो है। उसे जैसे हम लोग के बिहारी में उसको जैसे इनकम होता है तो हफ्ता बोला जाता है, ओके, तो उसको बोलता है हफ्ता आएगा, हाँ तो हफ्ता बाजार बोला जाता है। हफ्ता बाजार है। हाँ तो क्या मतलब ऐसे नहीं लगता है कि यार मतलब एक दिन अपना दिन भी आएगा हाँ और ये एक दिन हम पहनेंगे बहुत अच्छा, या एक ये होता है कि नहीं हमें ये नहीं करना है कि बहुत अच्छे कपड़े पहनने हैं, हमारा कुछ और मिशन है? तो क्या सोचते हो इस सब के बारे में? मैं तो चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं अगर पहन के चलता हूँ तो अगर मेरे दोस्त के पास अच्छे कपड़े नहीं है, उनके सामने अगर मैं अच्छे कपड़े पहन के चल रहा हूँ तो उनको भी एक खराब सा लगेगा। ऐसा कुछ हुआ जाए कि उन लोग के सामने भी ऐसी संसाधन हो, वो लोग भी अपने अपने जो मार्क्स है या जो भी है उसे दुनिया के सामने ना आए, वो भी आगे बढ़े, हर फील्ड में आगे ओके। बढ़े, ताकि उन्हें भी जॉब मिल सके, और ताकि सब कोई हमारी हमारी जो कंट्री है, हमारी जो मतलब जो जगह पे लोग रहते हैं वहाँ पे पढ़ाई के मतलब एकदम जीरो है, जीरो जैसा है। अगर उन्हें अगर संसाधन सही नहीं मिला तो वो लोग क्या करेंगे, जूट मिल में काम करेंगे या ई रिक्शा चलाएंगे या छोटे छोटे दुकान में काम करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि सबके सबके तो फैमिली वहाँ पे जूट मिल पे निर्भर है, चाहे छोटे छोटे दुकान पे निर्भर है, सबकी फैमिली सबके अच्छा, पिताजी। जूट मिल वहाँ पर ज़्यादा हाँ है। जूट मिल ज़्यादा है, तो उन लोग के अब जो बड़े बेटे हैं उनके ऊपर भी तो प्रेशर पड़ेगा, तो उन लोग भी अगर संसाधन सही नहीं रहता है तो वो लोग पढ़ाई को ड्रॉप करके आगे बढ़ जाते हैं काम की ओर। अच्छा, एक बात बताओ, वहाँ की अगर ये चीज़ें हमें बदलनी है तो सॉल्यूशन क्या है, कर क्या सकते हैं उसके लिए पहले तो सबको जागरूक होना पड़ेगा पढ़ने के लिए, कि हमें पढ़ना है? क्योंकि अगर वो लोग पढ़ेंगे नहीं, अगर जानेंगे नहीं, देखिए सोशल मीडिया का बहुत तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन अभी के जनरेशन क्या उसे रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे ही खत्म कर दे रही है। जो जितनी मस्ती की चीज़ हो रही है उसे ही देख रहे हैं लोग, तो Okay. वो तो आगे की ओर बढ़ ही नहीं पाएंगे कि आगे क्या है, हमें अपनी अपनी जगह को बदलना कैसे है, वो तो जान ही नहीं हाँ, पाएंगे। तो मतलब मैं ये चाहूँगा आप ये कि जैसे आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप अपने साथ में जिन लोगों को जागरूक कर सकते हैं उनको जागरूक करिए। जैसे मैंने देखा कि लास्ट टाइम पे शायद आपने कुछ टाइम पहले कोचिंग सेंटर भी ओपन हाँ किया मैंने था। जैसे हमारे वहाँ पे है कि मैथ और रीजनिंग की क्लासेस सब जगह मैथ और रीजनिंग की क्लासेस होती वो है। किस टाइम पढ़ाते हैं आप फिर? वो आपको 12 बजे से 1 बजे के बीच खत्म। दोपहर में? हाँ 12 से 2। और किसी दिन आप लेट तक सोते रह गए, मान के चलो नहीं 1 ऐसा बजे नहीं आँख होता, खुला? आदत हो गया है, 3 घंटे 4 घंटे इनफ हो जाते हैं। जिस दिन पढ़ानी होती है तो हफ्ते में 4 दिन क्लास चलती है, तो जिस दिन पढ़ानी होती है तो उस दिन ग्राउंड नहीं जाता हूँ। आते हैं बच्चे पढ़ने? हाँ कितने बच्चे आते हैं? अभी तो न्यू ओपन हुआ है तो 40+ बच्चे आ अरे जाते हैं। वाह वाह वाह, वेरी धीरे गुड। धीरे वहाँ पे क्या है कि जैसे जितने भी कोचिंग सेंटर है वहाँ पे लोग आपको मैथ और रीजनिंग को पढ़ाते हैं, ठीक है, जीके कोई पढ़ाता नहीं है सही से। ओके। जीके वहाँ पे जितने भी बच्चे आपको जीडी लेवल के मिलेंगे, अग्निवीर हुए, जीडी मिली है, ओके। उससे हाई लेवल की कोई तैयारी करने, कोई क्या मतलब माइंड में उतना सेटअप बना नहीं है कि आगे की ओर बढ़े, तो वो लोग जीडी तक ही। और हमारे एरिया में जितने भी मतलब अगर सिलेक्शन रेशियो देखा जाए तो हर घर में आपको एक फौजी मिलेगा ओके। वहाँ पे। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की तो आपका मैथ्स, कॉम्पिटिटिव मैथ्स कैसा था? क्योंकि रीजनिंग तो सब समझ सकते हैं, और जीएस और मैथ कैसा था, पहले ये बात मेरे पूछते साथ हैं। तो उल्टा ही हुआ। मैथ तो मुझे समझ आती थी, जीएस समझ में नहीं आती थी। ओके। क्योंकि समझ नहीं आता था कि जैसे मिसिंग नंबर है तो सीरीज वगैरह हुआ तो उसमें समझ नहीं आता था कि अच्छा, रीजनिंग में? हाँ, पहले समझ नहीं आती थी कि
ये आया कैसे, कभी प्लस होता है, कभी माइनस, कभी इंटू होता है, मल्टीपल भागा होता है, स्क्वायर होता है, कुछ समझ में नहीं आती थी। मैंने सोचा कि इसलिए कम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने मेरे अंदर यही डाउट चलती थी। फिर धीरे धीरे मैंने ड्रॉप कर दिया। मैं एक मैम के पास पढ़ता था, प्रिया सिंह नाम है, उनके पास ही मैंने अपनी बचपन की मेरी पहली टीचर वही थी। ओके। मैंने मतलब कदम उठाया तो उन्हीं के साथ, ठीक है, और आज भी वो मेरे साथ है, ठीक है। वो अभी ट्रेजरी ऑफिसर के पोस्ट पे स्टेट पीसीएस निकाली है हमारे वहाँ का। तो उनके पास मैं कम्पिटिटिव पढ़ने जाता था, तो रीजनिंग हमको समझ नहीं है, मैं वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। मैं बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं साइंस ही पढ़ूंगा, मैं इंजीनियरिंग वगैरह करूंगा, मुझे समझ में नहीं आती है। फिर इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह आते थे, इसमें क्वेश्चन आते थे, तो उसे देख के बनाता था, तो इंटरेस्ट आने लगी। जैसे जैसे क्वेश्चन बनी, फिर मैंने ज्वाइन किया उनके पास अच्छा खासा समय वहाँ पे दिया, तो मेरी रीजनिंग अच्छी खासी पकड़ बन गई। और जितनी ज़रूरत पड़ी संदीप सर की वीडियो देखी, वहाँ से रीजनिंग पकड़ हो गई। फिर मैथमेटिक्स भी, मेरा साइंस था तो मैथमेटिक्स में भी पकड़ बनी थी। कितनी एज होगी पिताजी की अभी? 42-3 के ना। इतना जल्दी, मतलब जूट मिल में कुछ एज क्राइटेरिया बना रखा है या उन्होंने स्वैच्छिक रूप से रिटायरमेंट ले लिया? नहीं, हुआ क्या था कि थोड़ी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो रिटायर हो गए। ठीक है। तो उसके बाद मेरा जीके की ओर इंटरेस्ट बनने लगा। फिर आपकी सर जीएस निधि की भी बुक बहुत मददगार रही। ओके। फिर आपकी भी, मैं आपको जानता पहले नहीं था, फिर सब कोई मेरे वहाँ पे आर्ज सब कोई आपकी यहीं का बेस खरीदा है, तो सब कोई अंकित सर से ज़्यादा नवीन सर के वहाँ पे फैन है। सब कोई बोलते नवीन सर। तो मैंने बोला नवीन सर है कौन? मैंने वीडियो देखी तो मुझे अच्छी लगी। तो मैंने तो वो बेच परचेस नहीं किया था। वहाँ पे है क्या कि कोई बच्चे मतलब 400-500 की बेच आती है, तो वो लोग लगातार बेच परचेस करने थे, तो 1-2 बेच मुझे भी मिल जाती थी। बहुत बढ़िया। ये सबसे अच्छा यही तरीका है जो शिवम भाई ने बताया, कितनी मेहनत इन्होंने की, आप समझ रहे हैं कितना अप्रोच किया है। तो बाकी सब्जेक्ट अगर हम बात करें, आपका हमने मैथ की बात कर ली, रीजनिंग तुमने बता दिया उल्टा था, जीके के लिए तुमने बता दिया, जीके जीएस के लिए आपने क्या मेहनत किया। और जैसे कि आप बंगाल से हैं, तो आपने पिछली बार जीडी भी दिया होगा, तो हिंदी भी पढ़ा होगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हो? हाँ, इंग्लिश सर, हिंदी तो सिर्फ जीडी में था आपका, और इंग्लिश के लिए सर सीपीओ का एग्जाम था और एमटीएस थी। सीपीओ दिया था आपने? हाँ, 185 मार्क्स थे। अरे वाह वाह वाह, बहुत उसके बाद सर फेस टू के एग्जाम दिए, 195 थे उसमें। 195, बहुत बढ़िया। तुम सब जगह रैंक 1 लेके आओगे। उसने वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन थे, चेक नहीं किया आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने हुए, क्योंकि मैं यहाँ इतना आना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर जॉब नहीं दे रहा हूँ तो आने का कोई मतलब नहीं था। पर क्या हुआ था कि जीडी वाले जो इस बार की रिजल्ट निकली थी, तो पिछले बार में मेरा 159 मार्क्स था, 159.83। तो सब लोगों ने कहा था कि इजी पेपर आ सकता है, लेकिन इस बार का पेपर बहुत हार्ड है, इतनी मार्क्स नहीं आ सकते, तो उन्हें उसे फेक बताया जा रहा था। तो एक की वजह से जितनी भी मेरी अचीवमेंट है सबको फेक बताया जाए तो खुद से खराब लगती है, कॉन्फिडेंस भी बहुत खराब लगता है। इसलिए बोला कि नहीं, सर से पहले मिलूंगा, मैं उन्हें बताऊंगा। नहीं, एफर्ट देखिए लगाना चाहिए सब लोगों को। आपने जो मेहनत की है उसके बारे में पता कैसे चलेगा आपको कि आप कहाँ कितनी मेहनत कर रहे हैं। दरअसल में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार ये एग्जाम निकाल के सीट खराब कर देते हैं। दरअसल में सीट खराब करना ये बच्चे का फेलियर नहीं है ना, बच्चा ये चाह रहा है, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ठीक है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो उनके लिए एक विदाउट लिस्ट जारी करके उन लोगों को, निचले वालों को जॉब दे दें। तो ये बच्चे का इशू नहीं है, किसी एप्लीकेंट का इशू नहीं है, ये इशू है उस भर्ती बोर्ड का जो उस एग्जाम को कंडक्ट कराए, उसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कि बच्चे को तो मौका मिलना चाहिए ना कि वो जितना भी प्रयास करके जितनी मेहनत करता है तो उसके रिजल्ट्स कैसे आए वो उसको देखने का हकदार है, और हर जगह देखने का हकदार है। तो बाकी तो मैंने खुद देखे हैं आपके रिजल्ट्स। अभी मैंने बैठने से पहले कहा कि पहले आप, पहले जब हमारी तो बात हुई थी तो मैंने कहा पहले अपना रिजल्ट चेक कराओ आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैब्रिकेटेड है। कई बार ऐसा होता है कि यार एक काम कर लेते हैं बैठ के और बुला लेते हैं। और कई बार ये भी सिनेरियो तुमने देखा कि बहुत सारी जगह, मतलब कहना नहीं चाहिए, ऐसा हुआ कि यार किसी ने किसी को मतलब पैसे देके, उस तरह की चीजें भी होती हैं, बहुत होती हैं। तो मतलब तुम्हें कैसा लगता है यहाँ आके, क्योंकि तुम दूसरी बार आए हो? हाँ सर, यहाँ पे तो पहला नंबर बात है कि कोई भी टीचर या स्टाफ में किसी में भी 0% ईगो नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि ईगो रहता है, इतनी जगह पे जाकर बात करने का तरीका एकदम चेंज नहीं है, एकदम सब भाई की तरह मेरा आदर किए। रोहित भाई ने भी बहुत हेल्प किया, कोई भी खाना वगैरह हुआ तो भाई ने वहाँ ऊपर पहुँचा भी दिया, साथ में बैठा के। रोहित बड़ा ना? हाँ, रोहित साथ में खाना खिलाया, फिर सुबह में ग्राउंड लेकर गए क्रिकेट खेलने के लिए। तो यहाँ पे आने सर फैमिली जैसा लगता है। यहाँ पे 3 दिन के लिए आओ, 4 दिन के लिए लगता है कि यहाँ पे 1 महीना रह के जाओ। सही, तो रह के जाओगे 1 महीना? एग्जाम है 26 को। अच्छा ठीक है, एग्जाम दे के आ जाओ। रह के जाओ आराम से, बढ़िया, आपकी अपनी जगह है। तो मतलब आपने देखा कि कितने कम अगर मैं कहूँ कि संसाधनों के चलते हुए भी उन्होंने अपने नाम को रोशन किया, इतना अच्छा स्कोर अचीव किया। तो हमको भी नहीं हार मारनी चाहिए अपने, अगर हमारे पास कोई कम संसाधन है, रिसोर्सेज नहीं है, तो घबराना नहीं है। और किस तरह से, जैसे उन्होंने बताया कि वो अपने शेड्यूल के लिए मतलब एकदम से डेस्परेट है, अपने शेड्यूल के साथ में वो कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, तो इसी को बोलते हैं नियमितता। आपके शेड्यूल में रेगुलरिटी होनी चाहिए
और एक सतत परिश्रम लगातार जब आप करेंगे वो आपको थकाएगा भी, कई बार आप हताश भी होंगे, लेकिन एक दिन नतीजे आते हैं और जो मुस्कुराहट पैदा करते हैं। तो शिवम भाई, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे आजकल रील्स देखते हो, तुम नहीं देखते इंस्टाग्राम पर रील्स रील्स? देखता हूँ, पर उसका भी देखिए, ऐसा ना हो कि दिन भर पढ़ाई करता रहूँ और दिमाग में थोड़ी सी शरारतें या एंजॉय ना हो, तो फिर ऐसे भी बोरिंग हो जाएगा ज़िंदगी। सब कुछ करो लेकिन अपनी एम को नहीं भूलना चाहिए। ओके, तो जैसे आपने इंस्टाग्राम चलाया, रील्स आपने स्क्रॉल करनी शुरू की, हाँ, तो रुकते कब हो मतलब फिर? देखिए वो तो मेरा एक टाइम बना हुआ है कि सुबह रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कुछ नहीं करना है, ए टू जेड कोई काम नहीं करना है, ना किसी से बातें करनी है, ना रील्स देखना है, ना कोई गेम खेलना है, इस बीच नहीं करना है। क्योंकि अगर मेरी पढ़ाई सही रहेगी तो मुझे कोई भी काम करने में अच्छी लगेगी। अगर मेरी रैंक आएगी, चाहे मेरी स्कोर होती रहेगी, तो मुझे खुद में भी अच्छा लगेगा और घर में भी जितने लोग मेरे पे भरोसा कर रहे हैं तो उनका भी भरोसा नहीं टूटेगा। अरे वाह वाह वाह। तो तो इसलिए एक बात बताओ, 8 घंटे बैठ के पढ़ते हो एक जगह? हाँ, एग्जाम मोमेंट चेंज करते हो कितनी देर में, या बैठे रहते हो? नहीं, जैसे 2 घंटा हुआ तो थोड़ी बाथरूम करने के लिए, हाँ, वो तो वही मतलब पाँव यार थोड़ा पकड़ लेता है। जरूरी चीजें तो करनी हाँ, पड़ेंगी। पाँव पकड़ बहुत लेता है बढ़िया। तो तो वही। सुबह जब सब उठते होंगे तब तुम सोते होगे, हाँ, और जब सब सोते हैं तो तुम पढ़ाई करते हो। हाँ, बोलते हैं जब दुनिया सोती है तो वो जाग के अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। शिवम भाई उन्हीं में से एक हैं। उम्मीद करेंगे आप बहुत सबक ले रहे होंगे इनकी इन सब बातों को आप भी फॉलो करेंगे। तो कुछ ऐसा कोई संदेश जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, सफल नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये या बोलना कोई चा और भी बात आप कहना चाहें तो खुल के बोल सकते हैं। ये बोलना चाहूँगा कि अपने सिचुएशन से हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर अभी हम हार मान जाते हैं तो कुछ दूर पे हमारी जीत मतलब जीत इंतजार कर हमारी रही होती है। हाँ, कर रही होगी। तो अगर हम वहाँ पे हार मान जाएंगे, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि भगवान हमें अगर बनाए है तो हमारी कुछ काम नहीं होगी, क्योंकि जो गंदे पानी होते हैं वो भी कभी कभी आग बुझा देते हैं। तो बिल्कुल, वाह। हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो हमारे कुछ जिम्मेदारी है, और ऐसा ना करना है कि हमारे मम्मी पापा या हमारे गुरुजन, हमारे दोस्त, हम उस पर भरोसा करते हैं कि ये ऐसा करेगा, तो उनकी भरोसा को ही कायम रखना है। किसी की अगर भरोसा टूट रही है तो वो सबसे बड़ी गुनाह मानी जाती है। तो इसलिए उसकी भरोसा को भी आगे रखते हुए आप सबको बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करते रहो सही दिशा में, क्योंकि मेहनत का फल एक दिन ना एक दिन मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद, 2 साल बाद, लेकिन आप अगर सक्सेस होंगे, अगर आप सही दिशा की ओर मेहनत बढ़ा रहे हैं तो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात बोली है कि आपको अपने उन परिवारजनों का भरोसा भी कायम रखना है, और ये भरोसा आप कायम रख पाते हैं अपनी संगति का चुनाव करके कि आपकी संगति कैसी है, और अपने लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित करके कि हमको उसको अचीव करना है। तो 20 साल के नौजवान हैं शिवम चौधरी भाई, और इस ऊर्जा से भरे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद करेंगे इस आपका पॉडकास्ट के बाद में इतनी ही ऊर्जा से आप लोग भी भरेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई, खूब आप आगे बढ़ें, आपके जो भी ड्रीम्स आप उनको अचीव करें, और यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे इस पॉडकास्ट को सुना। थैंक यू, नमस्ते।